सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमती रुझान एक्सपोर्ट्स के हवाले से काफ़ी अरसे से पॉजिटिव कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत बेहतरी कुछ रीजन्स में होती हमें नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जो यूरोप के फिगर्स हमारे सामने आए हैं पिछले फिस्कल ईयर में भी हमने देखा 2025 में जब 7% से ज़्यादा का इसमें हमने इजाफा देखा और 8.2 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट्स बढ़कर तकरीबन 8.8 अरब डॉलर तक पहुँची हैं। अब हाल ही में यूरोपीय मार्केट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में एक कॉम्प्लेक्स ट्रेंड दिखा रही हैं। कुछ अरसे के लिए ये मार्केट तेज़ होती हैं, जैसा ये पिछले साल हुआ, लेकिन फिर अचानक कभी कभी इसमें कमी भी आ जाती है और ये सूरत हाल हमें बताती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी टेम्पररी फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती आ रही हैं और बुनियादी मसाइल अब भी मौजूद हैं। इब्तिदा में एक्सपोर्ट्स में मामूली इजाफा हुआ, ख़ासतौर पर जनूब और मशरकी यूरोप में। वजह यह थी कि यूरोपीय ख़रीदारों ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल और कपड़ों की प्रोडक्ट्स में कुछ दिलचस्पी ली, लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा ये जाहिर करता है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कमज़ोर पड़ रही हैं, खुसूसन मगरबी यूरोप जैसे बड़े और स्टैब्लिश बायर्स में। अब इससे पता चलता है कि बढ़ते हुए कंपटीशन और कमज़ोर मुल्की पॉलिसियों ने पाकिस्तान के फ़ायदे कम कर दिए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ज़्यादातर इन्हिसार टेक्सटाइल पर है, जो आलमी मंडी में शदीद कंपटीशन का इस वक्त शोबा है। कम वैल्यू एडिशन और नई प्रोडक्ट्स की कमी ने पाकिस्तान को अच्छे फ़ायदे से दूर कर दिया है। साथ ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा और महंगी बिजली से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का असर लोकल इंडस्ट्री पर भी पड़ता है, जिसके नतीजे में यूरोपीय ताजिरों की ज़्यादा दिलचस्पी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव ममालिक की तरफ हो जाती है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की तरफ से ह्यूमन राइट्स और लेबर लॉज पर बार बार सवालात को भी जाहिर करते हैं। हमें ये GSP प्लस स्टेटस तो मिला है, लेकिन उससे हम खातिर ख्वाह फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अगर पाकिस्तान बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं करता तो GSP प्लस का स्टेटस भी मुतासर होने का ख़तरा मौजूद है। इन तमाम फैक्टर्स को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि वक्ती इजाफा काफ़ी नहीं है। इसके लिए पायदार तरक्की हासिल करनी है तो पाकिस्तान को प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लानी होगी, वैल्यू एडिशन करनी होगी, बिजली को सस्ता करना होगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए हम बात करेंगे। सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो एक्सपोर्ट्स चाहे वो यूरोप को हों, एक अमेरिका के अलावा हम किसी भी मुल्क के साथ मुस्तकिल सरप्लस में नहीं रहते हैं। हम हर मुल्क के साथ एक्सपोर्ट्स का डेफिसिट फेस कर रहे हैं। इसकी आखिर बुनियादी वजह क्या है और इस वजह से फिर कैसे छुटकारा मुमकिन हो सकेगा? सलमान साहब देखिए, हमारी इकोनॉमी जो है ना, ये इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। इसका मतलब ये होता है कि सारे इंसेंटिव्स जो हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स को, वो इंसेंटिव्स डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने के लिए हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए आपके इंसेंटिव्स ठीक नहीं है। नंबर वन, आपने प्रोटेक्शन दी हुई है लोकल मार्केट को, इसलिए लोकल मार्केट में आपका एंटरप्रेन्योर ऑपरेट करता है क्योंकि उसको वहाँ पे फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता और इसलिए वो क्वालिटी भी ले सकता है यहाँ से और अच्छी प्राइसेस भी उसे मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली की कीमत आपने खुद ही को बताया, वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा एंटरप्रेन्योर अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें बिजली की कॉस्ट जो है वो नंबर वन कॉस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और अगर हमने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी पकड़नी है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी पकड़नी है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करनी है तो उस 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम 30-35 अरब डॉलर की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो आपको एक्सपोर्ट्स मिलेंगी। सो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। इनवर्ड लुकिंग है, प्रोटेक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है। आपके पोर्ट्स में भी बहुत खर्चा होता है और आपकी रास्ते में जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी खासी ख़राब है। तो आई थिंक पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सकी और ना बनाने की कोशिश की गई है। सही। तो सलमान साहब, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इस वक्त पाकिस्तान में वो बहुत हायर साइड पर है, तो उस
ज़ाहिर है उसको सामने रखते हुए कौन 30-35 अरब डॉलर इस वक्त इन्वेस्ट करेगा। फिर जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त वो लोकल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है, अभी भी वो डबल डिजिट में ही मौजूद है। जब तक उसको नहीं कम किया जाता तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाने में कामयाब हो सकेंगे? जब तक लोकल इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आएगा उस वक्त तक कैसे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकेगा? देखिए, सारा मसला जो है ना वो है आपकी जो बजट में आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं और वो खुसूसन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे पड़ते हैं और आम आदमी पे भी ऑब्वियसली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है उन टैक्सेस का। सो जब आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करानी है तो आपको टैक्स का बर्डन जो है वो कम करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं बेशुमार हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में हुकूमती अखराजात को कम करने के हिसाब से तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सो अगर आपने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी करनी है तो मेरे ख्याल में सबसे पहला एलिमेंट उसमें है कि हुकूमती खर्चे कम करें, मिनिस्ट्रीज कम करें, जो भी आपने रेगुलेटरी बर्डन डाला हुआ है उसको कम करें। और ये काम करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो बिजली का निज़ाम है उसको डीरेगुलेट करें और हुकूमत को उसमें से निकालें। और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं कि बिजली में हर चीज़ हुकूमत डिटर्मिन करती है, उसको एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट में बनाने की ज़रूरत है। और इसकी प्रोग्राम जो है 1990 से इस पे सारा कुछ तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक किया नहीं है बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते नहीं है कि बिजली की कम्पेटिटिव पावर मार्केट बने। और तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको मार्केट इकॉनमी बनाना पड़ेगा, रेगुलेशन कम करनी पड़ेगी, इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और बेयकीनी जो पाकिस्तान में है उसको जब दूर किए बगैर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और ये सारे काम करने के लिए बुनियादी चीज़ है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही। और सलमान साहब, आगे जो प्राइवेटाइजेशन का अमल अब ये हुकूमत संजीदगी के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इस प्राइवेटाइजेशन से ये हुकूमती अखराजात में कमी हो सकेगी? वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो इस वक्त मईशत पर बोझ हैं वो जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उससे ये खर्चों में एक बड़ी कमी हो सकती है। और ज़ाहिर है जब डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगे तो किसी हद तक ये जो टैरिफ का इशू है बिजली का उसमें भी हमें मदद मिल सकेगी? जी, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइवेटाइजेशन का वो अच्छा नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए और प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन को करना बहुत ज़रूरी होगा। और क्योंकि आपने कहीं मोनोपोलीज को प्राइवेटाइज करना है तो उसके लिए स्पेशल आपको तरीक़ाकार ढूंढना पड़ेगा कि पब्लिक मोनोपोली से प्राइवेट मोनोपोली ना बने। तो आई थिंक खासी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और अगर कामयाबी से कर लिया तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। सही। और ज़ाहिर है ये अगर ये फ़ायदा हासिल होता है तो जो इस वक्त हमारे टारगेट्स हैं अगले 4-5 साल के, उनको छोटे छोटे फेज़ में हम रीशेड्यूल करके या रीथिंक उसको करके किसी तरह उसको हासिल करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आई मीन सब कुछ पॉसिबल है। नीयत सही होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए पूरी कौम का एक्सपोर्ट्स की तरफ, एफिशिएंसी की तरफ। और अपने साइज के मुताबिक जितना हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं तो कम से कम टॉप 10 इकॉनमीज तो होनी चाहिए ना। अगर टॉप 5 में नहीं हम आ सकते तो टॉप 10 में तो आने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और वो काम करने के लिए जो हमारे इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये सिस्टम नहीं चल सकता। इस सिस्टम को बहुत ओवरऑल करने की ज़रूरत है और कोई छोटी मोटी ओवरऑल नहीं चाहिए, टोटली एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत होगी।
जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। ये सफ़र 2018 में तकरीबन $1 अरब से शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता 2025 तक पहुँचते पहुँचते ये $3.8 अरब तक पहुँच चुका है और अब 2026 में $4.5 अरब की सिमत बढ़ रहा है। इस पूरे रुझान में दो बड़े फैक्टर्स नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तानी आईटी कंपनीज़ ने गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप और मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीकी ममालिक में अपना क्लाइंट बेस वसी किया है। साथ ही हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि स्टेट बैंक की जानिब से भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम ने भी इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर खुसूसी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स की हद 50% तक बढ़ाई गई, जिससे कंपनीज़ ने आमदन ज़्यादा एतमाद के साथ वतन वापस लाना शुरू की है। अक्टूबर 2025 में $386 मिलियन की रिकॉर्ड माहाना एक्सपोर्ट्स आईटी के तरक्की के सफ़र में मजबूत तरीन माइलस्टोन रहा है, जिससे न सिर्फ 17% सालाना इजाफा हुआ बल्कि मुसलसल 5वें महीने में आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नजर आया है। फिर इस पर मजीद ये कि इसी माली साल के पहले 4 महीनों में $1.4 अरब की एक्सपोर्ट्स 20% सालाना ग्रोथ को जाहिर करती है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम ने भी कंपनीज को ज्यादा मुनाफा वतन वापस लाने के लिए एक मौका दिया है। साथ ही स्टेट बैंक की जानिब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मौजूदगी और दीगर पॉलिसीज इस बात को मजीद मजबूत करती हैं कि अब कंपनीज के पास बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के बेहतर मौके मौजूद हैं। अब हुकूमत का $5 अरब का हदफ और अगले चंद बरसों में $10 अरब की उम्मीद इस शोबे पर हुकूमती एतमाद को जाहिर करती है। और ये सारे फैक्टर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आईटी सनत न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि अपनी साख्त को भी तब्दील करके आलमी मंडी में मुस्तकिल जगह बना रही है, जिसके लिए आने वाले दिनों में एसोसियो 2026 डिजिटल समिट की इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहम संगे मील साबित हो सकती है। और अब रिसेंटली पाक अथॉरिटी का क़याम भी अमल में आया है, तो वो भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक्सपोर्ट्स इस वक्त हम $5 बिलियन की तरफ जाते हुए पर एयर देख रहे हैं, तो ये डिजिटल अथॉरिटी हमारी इस सेक्टर के लिए क्या कुछ रोल प्ले कर सकती है, और ये जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अगले सालों के इजीली अचीवेबल नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो डेफिनेटली बड़ी खुशाइंद बात है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, या जिसे मैं कहूँगा नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट्स, वो हमारी बढ़ रही हैं। वी आर नोन एज अ डेस्टिनेशन फॉर नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट। नॉलेज इकॉनमी में ऐसे क्यों कहूँगा, क्योंकि इसमें खाली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें वो एक बच्चा है जो पाकिस्तान में बैठ के मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है किसी फॉरेन यूएस में डॉक्टर के लिए, कोई लॉयर है जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, कोई कॉल सेंटर एजेंट है। दीज आर वेरियस सर्विसेज जो नॉलेज इकॉनमी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इसकी ग्रोथ हो रही, वहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। एज आप सब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप सब ने AI यूज़ किया होगा, आपने चैट GPT यूज़ किया होगा, तो बहुत सारे ऐसे काम जिसके लिए आर्बिट्राज होता था। अमेरिका में एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बैठा है, वो तनख्वाह ले रहा है कम से कम भी $15 $20 घंटा, क्योंकि उन कंपनीज के लिए वो एक्सपेंसिव होता था, तो वो बिजनेस पाकिस्तान में भेजते थे या लो कॉस्ट कंट्रीज में भेजते थे। अब AI की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे बच्चे बैठ के कर रहे होते थे, पाकिस्तान में वो इंजीनियर्स बैठ के कर रहे होते थे, वो बहुत सारा काम AI से मुमकिन हो जाएगा कि AI खुद कर रही होगी। पहले एक वेबसाइट डिज़ाइन होती थी, एक कंपनी पाकिस्तान में मौजूद होती थी, वो $400-500 लेती थी, एक कंपनी को AI वेबसाइट बना देती थी। अब AI के ज़रिए उसने $9.99 पे करने महीने के, और जितनी मर्जी वेबसाइटें बनवाना है वो बनवा लेगा। इसका रिस्क ये है कि बहुत सारा ऐसा जो लो एंड काम था, जो हमारी इस नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो अब ख़त्म भी होता जाएगा। तो वाइल देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग टू इंक्रीज दिस एक्सपोर्ट,
देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये बिजनेस काम कम भी होता जाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यानी कि भी गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस और इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज पे काम हो रहा है कि एआई के एरा में हमने कैसे नंबर एक अपनी नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि अब हम लो एंड काम के बजाय वी नीड टू एम्पावर एंड इनेबल आवर वर्कफोर्स कि वो हाई एंड हाई वैल्यू काम कर सके। तो जहां पे ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि इसने ओवरऑल टेक रिलेटेड एक्सपोर्ट्स और टेक इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन को 25 अरब पे लेके जाना है, बिलियन पे, उसके लिए खाली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाने से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक प्रॉपर पॉलिसी या प्रॉपर एक फ्रेमवर्क इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान काम कर रही है। एक दूसरा आपने इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के आने से क्या होगा। जहाँ तक तो ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का काम है, पीडीए का इसमें कोई इतना ज़्यादा रोल या कंट्रीब्यूशन नहीं है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी अभी 1 महीना हुआ है एक्टिवेट हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है पाकिस्तान आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उनके एफर्ट्स का नतीजा ये है कि इस वक्त आप मिडल ईस्ट में किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा जो विजिबल, किसी एग्जीबिशन में चले जाएं दुबई में, सऊदीया में, सबसे विजिबल जो स्पेस है वो टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की होती है। तो उसकी वजह से पाकिस्तानी कंपनीज को एक बड़ी विजिबिलिटी मिल रही है इस रीजन में और दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। बट अब आते हैं पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तरफ। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट हमारा यूथ है, 66 पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। हम ये देखते हैं कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रही है और एआई इनेबल हो रही है। 3 पहलू हैं एक नेशन के डिजिटाइजेशन में। एक है डिजिटल सोसाइटी, मैं और आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जो डिजिटाइज हो रही है। डिजिटल के सारे रिस्क भी हैं। एक बच्चा है वो पबजी यूज करता है, पबजी उसे इंसाइट करती है कि वो जाके पबजी की बेसिस के ऊपर सुसाइड कमिट कर ले, राइट। तो हमने कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द रिस्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई, दैट इज द डिजिटल सोसाइटी। दूसरा पिलर है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी दुनिया में 2.5 टाइम्स तेजी से ग्रो कर रही है नॉर्मल इकोनॉमी के मुकाबले। डिजिटल इकोनॉमी क्या है? मैं और आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इट्स अ कंप्लीटली डिजिटल बिजनेस, डिजिटल इकोनॉमी है। मैं और आप फूड पैंडा से जाके खाना ऑर्डर करते हैं। मैं और आप जो हैं करीम से या इन ड्राइव से गाड़ी ऑर्डर करते हैं। ये डिजिटल नेटिव बिजनेसेस हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, गिराना.com पे जाके घर ढूंढते हैं, rozi.pk पे आके जॉब ढूंढते हैं। ये जो बिजनेसेस थे, ये एक पूरी नई इकोनॉमी ग्रो हुई है, डेवलप हुई है। और सर्टनली हमारा जो यूथ है, खासतौर पे जेन जी जिनको हम कहते हैं वो डिजिटल नेटिव हैं, तो इस अथॉरिटी के क़याम का एक मकसद ये है कि हाउ टू सपोर्ट दिस डिजिटल इकोनॉमी एंड इनेबल देम, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें डिजिटल इकोनॉमी। और तीसरा जो इसका पहलू है दैट इज डिजिटल गवर्नेंस। सरकार में रहते हुए, शायद मेरे गवर्नमेंट में रहते हुए मेरा ये कहना शायद इतना अच्छा ना लगे, बट आप अगर किसी अपने यूथ से पूछते हैं तो उनके हिसाब से, किसी से भी पूछें, वो सब यही कहेगा कि जो गवर्नमेंट है उसके टच पॉइंट्स बहुत आउटडेटेड है, राइट। सो हाउ डू वी इन अ डिजिटल एरा री इमेजिन गवर्नेंस। मैं कम अज कम उस उम्र से हूँ कि जब मैं जाके घंटा बिल जमा कराने की लाइन में लगा होता था कि बिजली का बिल जमा करवाना है। अब बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन आज का कोई बच्चा जो 90s में पैदा हुआ या 2000 में पैदा हुआ, वो सर्टेनली उसने तो देखा भी नहीं होगा कि उसे बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा होना है। वो क्या करता है, अपनी ऐप पे जाता है, जाके बिल जमा करा देता है। एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया विच इज कॉल्ड द कैशलेस इकोनॉमी, कि आप कहीं पे भी जाके QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकें। गवर्नमेंट ने अच्छी खासी सब्सिडीज दी टू इनेबल दिस कैशलेस इकोनॉमी, एंड द आइडिया इज के जो कैश पेमेंट्स हैं फ्रॉम द सोसाइटी वो मिनिमम हो जाएं, ताकि आप हर चीज डिजिटली अपने ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए पेमेंट्स कर सकें। सो दीज आर द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट वी आर डूइंग। सो 3 अक्रॉस दीज 3 पिलर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस,
सो ऑन द गवर्नेंस साइड इट इज कि जी मुझे क्यों कहीं किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए कहीं जाना पड़े, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझे सर्विस प्रोवाइड करे एज कन्वीनियंट। मैं अपने मोबाइल फोन से बैठा, नाउ द गवर्नमेंट इज 24 आवर्स, मैं रात को बैठ के पेमेंट कर सकता हूँ, मैंने नादरा का कार्ड रिन्यू करवाना है, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ना, मैं उसे डिजिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से ये समझ आ गया, लेकिन ये शायद अर्बन एरियाज़ में तो ये सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा बहुत जल्दी उठाया जा सके या लोग इससे हम आहंग हो जाएं, लेकिन और अर्बन एरियाज़ में भी फिर कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं या कुछ जो प्योर रूरल एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान की 65 to 70% पॉपुलेशन उन एरियाज़ में, तो वहाँ के लिए फिर क्या काम हो रहा है? चूँकि चंद शहरों में ये सर्विसेज हम स्टार्ट करके इसको सक्सेस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि सबसे रिमोटेस्ट एरिया को ये कैपेबिलिटीज ना मिले। ठीक है, आप शुरू करते हैं आसान प्रॉब्लम से, चलें जी लेट्स से कि इस्लामाबाद को डिजिटाइज करने से शुरू किया, बट इवेंचुअली दिस हैज टू गो आउट टू एवरी रूरल एरिया। बट एक मैं दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है, आप कहते मगर वो एक खातून जो एक रिमोट तरीन एरिया में है, बुजुर्ग खातून है, वो उन मोबाइल भी सही तरह नहीं यूज़ कर सकती, बट आज जब नीड है तो इतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस आसान हो गया कि वो भी बेनिफिट उठा रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उनको वो उनके पैसे मिल रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनकी लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी हैं जो उनके साथ फ्रॉड भी करते हैं, और यही डिजिटल सोसाइटी का एलिमेंट है कि हमने उन फ्रॉड को एलिमिनेट ख़त्म करना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली खाली कनेक्टिविटी नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्सेस टू डिजिटल बट एबिलिटी टू अवेल डिजिटल। हम एक चीज देखते हैं दुनिया भर में, जस्ट फार्मिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटाइज करने से एनीवेयर फ्रॉम 25% to 40% यील्ड में इंप्रूवमेंट आई है। बट ये उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब वो किसान इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अवेल ना कर सके। खाली ये नहीं कि उसका मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, उसके पास अवेल भी कर सके, उसे एक्सयूज भी कर सके। एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एन अथॉरिटी लाइक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का ये मैंडेट है कि वो इन एवेन्यूज के ऊपर काम करे। हम इन तीनों एरियाज के ऊपर वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग इट। नॉट ओनली दिस, while we were working on digital, the world has moved towards AI. AI is going to become a very significant game changer. तो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है कि AI स्ट्रैटेजी बनाई जाए, AI यूज केसेस इंप्लीमेंट किए जाए अक्रॉस द कंट्री, सही, ताकि हम AI से बेनिफिट ले सकें। और उसका एक रिजल्ट ये हो, एंड प्रोडक्ट ये होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो AI की वजह से वो कम होगी, how to actually use AI to improve those exports. तो digital exports, तो ये एक component उसका ज़रूर होगा। But in general खाली export नहीं, we see कि हम हर sector के अंदर opportunities identify करेंगे digitization की, ताकि हर sector में वो improvement लाई जा सके, health, education, agriculture, SMEs। तो ये दैट्स वन ऑफ द की मैंडेट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात है भी, बट द होल आइडिया इज कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो सिटीजन है, वो बच्चा है, वो यूथ है। तो अनटिल एंड अनलेस हम जिसे कहते हैं कि हमारी अप्रोच है सिटीजन सेंट्रिक, ठीक, कि पहले होता ये था कि अगर मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ सरकार का सिस्टम, तो वो इस बेसिस पे डिजाइन कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट के अराउंड के उसके अराउंड सारे प्रोसेस हैं, सही, जो कि गलत। वो प्रोसेस किसके अराउंड होने चाहिए? उस सिटीजन के अराउंड होने चाहिए कि हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट कन्वीनियंस फॉर दैट सिटीजन। ठीक है, दैट इज द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक आम आदमी के लिए बिजली की बिल की फराहमी और बिलों का दुरुस्त निज़ाम दोनों ही इस वक्त सर का दर्द बने हुए हैं, लेकिन मुश्किलात इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टैक्स पेयर के पैसे को माल मुफ्त समझकर हजम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मुसलसल बद इंतज़ामी के साथ लाइन लॉसेज और नाकिस रिकवरी, और फिर साथ ही साथ सियासी शख्सियात की तरफ से कंपनीज के मामलात में मुदाखलत हर साल कौमी ख़जाने पर सैकड़ों अरब रुपए का बोझ डालती हैं। रवां साल की पहली सहमाही में ही 171
178 अरब रुपए का नुकसान इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। हालांकि ये नुकसान वक्त गुजरने के साथ कम होता जा रहा है, जैसे कि तमाम डिस्कोस का कंबाइंड नुकसान 2024-25 में 239 अरब रुपए था और यही उससे गुज़िश्ता साल यानी 2023-24 में 591 अरब रुपए था। अब एक तरफ नुकसान के मामला कम होते जा रहे हैं, लेकिन सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा भी होता चला जा रहा है। इसके बावजूद हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश करने से हिचकिचाती है, जबकि यही कंपनीज प्राइवेट डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत रखती हैं। लेकिन बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की एक बुरी मिसाल के इलेक्ट्रिक का तजुर्बा ये वाजे करता है कि जहां हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की मगर इख्तियारात अपने पास ही रखे, एक अक़लियती ग्रुप के पास ये तमाम इख्तियारात रहे, जिसकी वजह से कंपनी आज भी हर रेगुलेटरी फैसले के लिए इस्लामाबाद के चक्कर लगाती है। यूँ प्राइवेटाइजेशन के बावजूद अमली आज़ादी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के एनर्जी शोबे में प्राइवेटाइजेशन को हमेशा मसाइल के हल के तौर पर पेश किया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारा इंतज़ामी और सियासी ढांचा प्राइवेट शोबे पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। हम एक ऐसी मईशत रखते हैं जहाँ किसी प्राइवेट कंपनी का मुनाफा शक की निगाह से देखा जाता है। फिर नतीजा क्या निकलता है? वो ये कि बिजली और गैस के शोबों में गैर मौसर सरकारी इजारादारियाँ बरकरार रहती हैं। दोहरी रेगुलेटरी तकसीम यानी नेपरा और ओगरा का अलग अलग वजारतों के मातहत होना पॉलिसी तजादात भी पैदा करता है। एक तरफ सनतों को ग्रिड से बिजली खरीदने की तरगीब दी जाती है, तो दूसरी तरफ टैरिफ में मौजूद सब्सिडीज़ हासिल करने का रुझान इसे गैर मौसर भी बना देता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि खपत भी नहीं बढ़ती और इजाफी कैपेसिटी भी ज़ाय होती है। ये फैसला साजी का तजाद बुनियादी बहरान की असल जड़ है। अगर कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के तहत डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सनती सार्फिन को बराह रास्त बिजली भेजने की इजाज़त ना मिली तो कोई भी इन्वेस्टर वायर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस्लाहात उसी वक्त मुमकिन हो सकेंगी जब हुकूमती कंट्रोल कम होगा, रेगुलेटरी हम आहंगी ज़्यादा होगी और प्राइवेट इदारों को वाज़े तिजारती आज़ादी मिलेगी। इसके बगैर प्राइवेटाइजेशन एक खाएगा और ज़ाहिर है इसको अमली तौर पर बहुत मुश्किल होगा नाफिज करना। लेकिन इस चैलेंज से अब निमटना कैसे होगा, कैसे प्राइवेटाइजेशन की जा सकती है? डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, SDPI से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद वली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कि जो डेट है इस वक्त वो कंट्रोल में आ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अभी भी वो अरबों में है, सैकड़ों अरब अभी भी उसका ये वॉल्यूम है। तो ये इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और मुकम्मल तौर पर ये कैसे अंडर कंट्रोल हो सकता है? देखिए, सर्कुलर डेट की जहाँ तक बात है उसकी दो डायमेंशंस है, एक उसका स्टॉक है, एक उसका फ्लो है। स्टॉक को खत्म करने के लिए तो काफ़ी काम किया जा रहा है। TSS की मद में आपने जो है वो बैंकों से कम इंटरेस्ट पे लोन लेके उसको पे कर दिया, लेकिन जो उसका फ्लो है वो अभी तक बरकरार है और वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट स्टॉक तो कम हो रहा है लेकिन फ्लो पे जो है वो बात नहीं हो रही। फ्लो को ठीक करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट करना है। एफिशिएंसी पे आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट करें। कंपेटिटिव मार्केट्स जो है वो कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली होती है, लेकिन जब भी आप किसी एक कंपनी को मोनोपोली दे देते हैं किसी एक एरिया में कि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, अपने लॉसेस को कम करने पे कोई ध्यान नहीं देता। इसी तरह से आपने अपने दिताइये में भी बताया कि रेगुलेटर तो मौजूद है लेकिन आपकी जो मार्केट का कंपोनेंट है वो मिसिंग है। अभी CDBCM के थ्रू, ISMO के थ्रू कुछ मार्केट में कंपेटिटिव डायमेंशंस तो आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात भी हो रही है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ये है कि आप पब्लिक ओनरशिप को प्राइवेट ओनरशिप के साथ रिप्लेस कर देंगे और कंपेटिटिव नहीं रखेंगे तो वही हिसाब होगा जो कि इलेक्ट्रिक का हुआ कि आपने प्राइवेटाइज तो कर दिया लेकिन उसको कंपटीशन नहीं दिया, उसको टैरिफ सेट करने की आज़ादी नहीं दी गई, उसको रेगुलेटरी आज़ादी नहीं दी गई। तो जब तक टैरिफ में रिफॉर्म्स नहीं आते, जब तक कंपटीशन नहीं आता मार्केट में, मेरे ख्याल से ये सर्कुलर डेट इनएफिशिएंसीज की वजह से इसका स्टॉक भी बढ़ता रहेगा और फ्लो तो अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये एफिशिएंसी बढ़नी कैसे है? हम देख रहे हैं कि लाइन लॉसेज या जो नॉन रिकवरी का इशू है वो एक बड़े तवील अरसे से हल तलब है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। सर्कुलर डेट दूसरे ऑप्शंस को अपनाकर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लाइन लॉसेज को कम करके और रिकवरी को अगर बढ़ाकर इस पर उबूर हासिल किया जाए तो शायद ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है इस सेक्टर के लिए। देखिए, इनएफिशिएंसीज आप तब दूर करते हैं जब आपको पता हो कि आपको पेनलाइज किया जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको टैरिफ उसी रेट पे मिलेगा, नेशनल यूनिफॉर्म रेट पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है,
जो गुड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एक जैसी है और जो बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनके लिए भी एक जैसी है। तो अगर इंसेंटिवाइजेशन ही नहीं है, पेनलाइजेशन ही नहीं है, तो फिर कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक मोनोपोली के मोड में क्यों अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे इन्वेस्ट करेगी? हाँ, अगर ऐसे होता कि वो कंपनी जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और जहाँ पे लॉसेस कम है उधर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम होती और ये आपस में कम्पीट करी होती, तो सार्फिन ने हमेशा उसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बिजली लेनी थी जिसका टैरिफ कम होता। तो अगर इस तरह का कोई मॉडल आता है और आप मार्केट डायनेमिक्स को प्ले अराउंड करने देते हैं तो आपकी इकोनॉमी में, आपकी मार्केट में, पावर सेक्टर में एफिशिएंसी आती है। दूसरा ये कि आपने कॉर्पोरेटाइजेशन को होने नहीं दिया, प्राइवेटाइजेशन तो होगी लेकिन अगेन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके करता धरता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनको आप टाइम स्केल पे बेनिफिट्स दे रहे हैं। उनके बेनिफिट्स इंसेंटिवाइजेशन जो है वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं है। और तीसरी चीज़ कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है वो अभी तक हुकूमत तय नहीं कर पाई। अगर सोलर रश की वजह से जो पाकिस्तान में रूफटॉप सोलर का रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से डिस्पोज की डिमांड कम हो रही है और एक साइड पे आपकी आईपीपीज की फिक्स पेमेंट्स है, उसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कोई ऐसा इंसेंटिव पैकेज नहीं ला पा रही कंपटीशन ना होने की वजह से कि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कम्पीट कर सकें रूफटॉप सोलर के साथ। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिनको स्ट्रक्चर लेवल पे हल होने की जरूरत है, तब जाके आपका पावर सेक्टर एक एफिशिएंट पावर सेक्टर। तो डॉक्टर साहब, अब जबकि ये 3 डिस्कोज की इस वक्त प्राइवेटाइजेशन बहुत करीब है और ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत भी, जो रेलेवेंट लोग हैं वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन की, और ऐसे मौके पर फिर ये के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ वाला फैसला आना, फिर उस पर उनका रिएक्शन, फिर वो $1-2 अरब के नोटिस के ज़रिए एक ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन। तो ये इस प्राइवेटाइजेशन से एन पहले जब ये इस तरह का एक पूरा एपिसोड हमारे सामने आया तो इससे प्राइवेटाइजेशन की टर्म्स पर कोई असर पड़ सकता है? ये प्राइवेटाइजेशन फिर मुश्किल में पड़ सकती है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन खासकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ऑलरेडी ही बड़ी मुश्किल है और ये वाला जो एपिसोड हुआ है इससे जो जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आएगा। लेकिन एक चीज ये भी देखनी है कि हुकूमत अचीव क्या करना चाह रही है। अभी फर्स्ट फेज में हम गुड डिस्कोज को प्राइवेटाइज करने की बात करें और बिल्कुल उसी मॉडल पे प्राइवेटाइज करने की बात करें जिसमें के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था कि आपने पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली के साथ चेंज कर दिया था। आपने कोई कंपटीशन की फिजा नहीं लाए, आपने एफिशिएंसी के कोई मेजर्स नहीं रखे, इंडिकेटर्स नहीं रखे। तो जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, और दूसरा फिर क्या आप गवर्नमेंट ये चाह रही है कि प्राइवेटाइज करके जिस तरह से अभी सब्सिडी मैकेनिज्म चल रहा है, इंटर डिस्को टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी जो दी जाती है, क्या वही बरकरार रहेगा? अगर उसको ठीक नहीं किया जा रहा तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का कोई दूररस नताइज जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा होगा कि आप ओनरशिप को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, जो कि शायद एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। सही। और इस प्राइवेटाइजेशन के बाद ये जो डेट है कम से कम ये होगा कि उससे हुकूमत की जान छूट जाएगी, तो वो अवामी मफाद का तो शायद नहीं सोचा जा रहा, लेकिन उस सर्कुलर डेट को, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये कदम उठाया जा रहा है। देखें, ये जितनी 3 डिस्पोज को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, ये सर्कुलर डेट में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि ये तो शायद उसको कम करते हैं। इनके जो रिकवरी रेशियो हैं वो बड़े अच्छे हैं। जो असल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो के जिम्मेदार हैं, खासतौर पे पेस्को, कैस्को, उनके भी स्ट्रक्चरल मामलात हैं। जब उनकी प्राइवेटाइजेशन हो तो शायद सर्कुलर डेट पे कोई फर्क पड़ सके। हुकूमत इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एज अ मॉडल तो जरूर प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन असल जो चैलेंज हुकूमत के सामने है वो टू प्रॉन्ग्ड है। एक ये कि जो बैड वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको किस तरह से प्राइवेटाइज किया जाएगा या प्रोविंशलाइज किया जाएगा, और क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद आप अलाउ करेंगे कि एक डिस्को के सर्विस एरिया में मल्टीपल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, जिसकी वजह से कंपटीशन आए, सारे जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से चाहे इलेक्ट्रिसिटी खरीद सके डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही हो, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपने टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया और अब आपके पास मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो कि आपस में कम्पीट करती हैं पैकेजेस पे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी अब ये रोल लेना होगा ताकि वो रूफटॉप सोलर के साथ कम्पीट कर सकें और मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़े। कंजम्पशन जितनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, पर यूनिट टर्म्स में आपकी जो प्राइस है बिजली की वो कम होती जाएगी। तो इस मॉडल पे हुकूमत को सोचना है कि प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन फॉर अ पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।